नमस्कार, मैं रितेश पाठक। आप देख रहे हैं खबर इंडिया। खबर इंडिया की खास टीम इस वक्त पहुंची है एक शख्सियत शो में। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जो कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का एक ऐसा शख्स जो कि साक्षात इंटरटेनमेंट के डायरेक्टर हैं, राम कुमार 64 फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राम कुमार पाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री राम, जैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का नाम है, उसी तरह से राम कुमार पाल जी का एक नाम है। पूरे मुंबई ही, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली तक का आपका जो मुकाम है, हर लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, साक्षात इंटरटेनमेंट, किस तरह से सर आप मैनेज करते हैं? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ। पिछले 10 वर्ष भाजपा के किसान मोर्चे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और दमन दीव का प्रभारी भी रहा हूँ। और मेरी जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर संस्था है, ये महाराष्ट्र में जैसे एक बीजेपी पार्टी की जिला अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और होते उस तरह से पूरे महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पे, पांडिचेरी में, तमिलनाडु में हमारे संस्था के कार्यकर्ता लोग हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के। और इसमें मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी हैं और बागुल सर हैं। हम लोगों ने मिलकर इस संस्था को सेवा भाव से खड़ा किया है। और मुख्यतः हम लोग इसमें आज तक अच्छा जो काम किया है तो लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाना, और अभी अभी महाराष्ट्र सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, महात्मा ज्योतिबा फुले जो महाराष्ट्र के हर नागरिक पर लागू किया है, उसमें येलो कार्ड और वाइट कार्ड दोनों है। तो इसमें भी हम लोग काफ़ी लोगों को तकरीबन सेवा भाव से काफ़ी लोगों को हमने मेंबर बनाया, उनके कार्ड बनवाए हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड से लिंक किए हैं। और एक सूचना के तौर पे कहना चाहता हूँ, जो भी ये खबर इंडिया की वाइट देखेंगे तो एक अनुरोध रहेगा कि आपका आधार राशन कार्ड से लिंक होगा तो चाहे राष्ट्रीय सेवा, चाहे आपकी महाराष्ट्र की जो योजनाएं हैं, ये आपको प्राप्त हो सकती है। तो आप लोग अपने आधार को राशन कार्ड से लिंक कराएं। इसमें बहुत सारी हेल्थ की हमारी बहुत योजनाएं हैं, हमारी महिलाओं की है, वृद्धाश्रम की है, विधवाओं के लिए है, बच्चों के लिए। तो एक अनिवार्यता है कि राशन कार्ड लिंक होना चाहिए। और हमने तो TV9 की डिबेट्स में या हर भारत की डिबेट्स में कई बार अनुरोध किया है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता आते हैं, कि उत्तर प्रदेश में जो राशन कार्ड निरस्त किया गया है उसको फिर से लागू किया जाए, जो भी उसमें बाधाएं हैं। क्योंकि योजनाएं तो मोदी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने, भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाएंगी। लाभ कब मिलेगा? जब व्यक्ति उसमें लिंक होगा। लिंक होने के लिए अनिवार्य है आपका राशन कार्ड और आधार कार्ड। तो सरकारों से ये है कि योजनाएं घोषित करें तो लोगों तक पहुंचने के लिए, सुलभ करने के लिए थोड़ा सा उसमें जो बेसिक ज़रूरत है वो ज़रूर पूरी करनी चाहिए। हम लोग जब लिंक करने जाते हैं तो बड़ा तकलीफ़ आता है, लेकिन कर लेते हैं। जब ध्येय हो, इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और सारा हम लोग फ्री और सेवा भाव में ही करते हैं। रामकुमार जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ध्येय हो, दृढ़ इच्छा शक्ति आधी सफलता मानी जाती है। फर्स्ट डिटर्मिनेशन इज हाफ सक्सेस कहा जाता है। दूसरी तरफ राम कुमार पाल 64 जो फाउंडेशन है, जिसका संकल्प है हर पल हर क्षण मानव की सेवा करना, तो सर संस्था किस तरह से लोगों की मदद करती है? देखिए, मेरी संस्था भारत सरकार के एक नेहरू केंद्र जो है उसके में हमारे बाहर से बच्चे आते हैं, अलग अलग स्टेट से, नक्सलाइट क्षेत्रों से आते हैं, झारखंड है, बिहार है और साउथ के नक्सलाइट क्षेत्र है। तो उनमें काफ़ी 200-250 बच्चे आते हैं। तो उनके साथ हम मिलकर उन बच्चों को सेवाएं प्रदान करते हैं। वो अपनी संस्कृति की भी यहाँ प्रदर्शन करते हैं। फिर उनको हम यहाँ पर सचिवालय दिखाते हैं, विधानसभा दिखाते हैं और यहाँ के मुंबई के दर्शनीय प्रिय स्थल दिखाते हैं। तो ऐसी सेवाएं लगभग हम कई वर्षों से इस केंद्र के थ्रू, नेहरू केंद्र के थ्रू करते आए हैं। और बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि हमने बड़ौदा के किसी नक्सलाइट कोने की जगह से कुछ लोगों को लाया था। वो कहते हैं हमने ट्रेन नहीं देखी। बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने उनको वैष्णो देवी दर्शन कराया ट्रेन के अंदर और जो सेवाएं दी। फिर यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनको हम बुक देते हैं, एक सम्मान राशि देते हैं और बैग देते हैं, और कुछ यहाँ का जो फलाहार होता है, फरसान, वो पैक करके देते हैं विदाई के समय। तो ऐसी हम सेवाएं करते हैं। इसीलिए
महाराष्ट्र के महानिदेशक प्रकाश कुमार मनोहर ने मेरी इस संस्था को भारत सरकार से एफिलिएटेड करवाया है मेरे सेवाओं को देखते हुए। और मैं लगभग 11 वर्षों से नेहरू केंद्र से जुड़ा हूँ। फिर मेरी संस्था भी है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत, उससे जो होता है हम करते हैं। तो हम लगातार सेवाएं करते हैं और इसी में आनंद आता है। सेवा में जो मेवा है वो कहीं नहीं है। जी रामगोपाल जी, अब आपकी संस्था की बात हुई, आप जो है बॉलीवुड में भी काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी, सीनियर एक्टर्स हो, तमाम एक्टरों से आपके बहुत घर के ताल्लुकात हैं। दूसरी तरफ आपकी जो साक्षात इंटरटेनमेंट है, क्या कुछ नया प्रोजेक्ट ला रही है, और इसके पहले आपने क्या कुछ साक्षात इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया हुआ है? देखिए, साक्षात एंटरटेनमेंट पे एक जय श्री राम मंचन शो हमारा है, जो भारत में 32 शो हो गए, यूएस में 7 शो हो गए। और उसके बाद मैंने एक वेलकम वेडिंग बनाई थी, और अभी गोधरा जो मैंने शुरुआत की थी और बनाई है वो अभी चली रही है। उसमें मेरे सहयोगी लोग MK शिवाक्ष वगैरह हैं। तो ये सब प्रयास मेरे रहते हैं। और अभी नया में एक बहुत अच्छी मेरी सोच है, और उसको योगी जी की हमारे अयोध्या सोच संस्थान ने मुझे अप्रूवल दिया है, राम इज़ अ वर्ल्ड वाइज। तो आप लोग का आशीर्वाद हो तो ये एक सपना है पूरा करने का, और इसको पूरा करना चाहते हैं, राम इज़ वर्ल्ड वाइज। इसमें राम के जो आज के प्रेजेंट अस्तित्व जो 53 कंट्रियों में है वो दिखाने का मेरा प्रयास है। उसके लिए भारत सरकार का भी सपोर्ट लगेगा मुझे, और लगभग मेरे जो तो सब चीज़ मैंने रिसर्च कर वहाँ अयोध्या शोध संस्थान में जमा भी कराया है। अयोध्या शोध संस्थान ने मुझे पत्र भी दिया है। रामगोपाल जी, जिस तरीके से आप जो है समाज के एक प्रतिष्ठित जो लोग हैं, आर्थिक, सामाजिक, या जिस क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, बॉलीवुड में अच्छा काम करते हैं, आप इस तरह के तमाम अवार्ड शो भी करते हैं। तो अभी तक आप जो है एक वर्ष में कितने अवार्ड शो करते हैं, और अभी रिसेंटली में आपका कौन सा अवार्ड शो होने वाला है? देखिए, हमने काफ़ी अवार्ड शो किए हैं, सरकार से भी किए हैं, राज्यपाल के साथ भी किए हैं। और अभी हमारा भाग्यश्री का फर्स्ट सीज़न हुआ था, अभी दूसरा 21 तारीख को है, और उसके बाद माधुरी लता वाला भी कार्यक्रम है। तो हम करते ही रहते हैं। और जैसे आप एक रितेश पाठक है, वो करते हैं तो उनको हम सहकार्य करते हैं। तो ऐसे जो भी है, कोई भी आगे निकले, कोई पीछे न छूट जाए, इस चाह में रहते हैं। और कोई छोटा नहीं है, बस उसकी इच्छा शक्ति, उसके ध्येय हुए तो समर्थन मिलता ही मिलता है, और सफल होता ही होता है वो। और जो कहीं भी हम किसी व्यक्ति से आज मिला या कल मिला या नहीं मिला, अगर वो कहीं अटक रहा है तो उसको निकालने का पूरा प्रयास मेरा रहता है। उसमें मैं कोई आर्थिक कमाई की व्यवस्था नहीं करता, सेवा करता हूँ। और कोई व्यक्ति अगर आप आगे बढ़ाओगे तो आपको ज़रूर याद करेगा, आपको दुआएं देगा। धन तो बहुत कमाया जा सकता है, पर दुआएं खरीदी नहीं जाती। रामगोपाल जी, जिस तरीके से आपने दुआओं का जिक्र करा, तो आपको सर्वधर्म समाज का, यानी जो है हर धर्म के लोगों का, हर राज्य के लोगों से आपको सपोर्ट मिलता है, और हर लोग आपको प्यार करते हैं। इसके पीछे सर जिस तरह से आप सेवा करते हैं, तमाम ऐसे भी लोग हैं कि जो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन जो है वो सही तरीके से अंतिम छोर तक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। तो देश के अंतिम छोर के जो व्यक्ति हैं, उनकी सर किस तरह से आप मदद करना चाहेंगे? कुछ हम करते हैं, कुछ सोच होती है, कुछ पहुंचाते हैं। अभी जैसे कोविड काल के अंदर मेट्रो मुंबई चैनल के साथ मिलकर हमने पूरे समय जो दूध और बिस्किट ये जो फुटपाथ पे रहने वालों को पहुंचाया, तो ये अंतिम समय की सोच यही है। उसके बाद भी तो हमने बहुत कुछ किया। जो छूटता है उसको मैं पकड़ता हूँ। जैसे मेरे ब्राह्मण समाज है, जो समाज को एक ब्राह्मण होने के नाते लोग करोड़पति या बहुत कुछ समझते हैं, उनको कोई सेवा प्रदान करना नहीं चाहता, और न सरकार उनको कोई बेनिफिट दे देती है। तो मैं उन पुजारियों को उस वक्त, चाहे राशन है चाहे धन है, जो भी है प्रोवाइड कराया। मुझे आनंद आया। क्यों? क्योंकि मैं देखता हूँ कि कौन बिछड़ा है। मेरी सोच रहती है कि कोई जाति से बड़ा बना दिया इस समाज ने, देश ने, और उनको कोई भी सुविधाएं कोई बताए कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार ब्राह्मणों को कोई सेवाएं देते हैं। क्या ब्राह्मण सबके सब तो स्ट्रांग नहीं है? पुजारी हैं, हर मंदिरों में, मठों में पूजा करते हैं। और आप लोग स्वयं जानिए कि आप शादी विवाह में उनको क्या देते हो, और आप पूजा करने जाते हो तो आप पेटी में क्या डालते हो, और उस पंडित को क्या देते हो। तो एक मंदिर में कम से कम 20-25 पुजारी रहते हैं। ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि बोलने से समाज बड़ा हो गया, आपने उनका बड़ा बोल के अनादर करते हो।
और दूसरे, अच्छा हमारी आप इसकी लड़ाई में दूसरा एक वर्ग है जो आर्थिक मजबूती से है, वो वर्ग को इतना मजबूत किया गया है कि सरकारी फंड उनको जा रहा है। आज हमारे 4 लाख मंदिरों का 2 लाख करोड़ रुपया जा रहा है। हम हर खाद्य पदार्थ पे हलाल को टैक्स दे रहे, वो भी एक जमात इस्लामी को जा रहा है। वक्फ बोर्ड तो आप जानते ही हो, वक्फ बोर्ड को आज सिर्फ सरकार ने ये प्रयास किया है कि कानून और संविधान के दायरे में लाने का प्रयास किया है। उस वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोई किसी की चेष्टा नहीं है, लेकिन उसका भी झूठ का प्रचार, झूठ आज जीत रहा है। और झूठ कितने दिन चलेगा? आज हमारे भारतीय मुसलमान हैं, सब समझ रहे हैं, जानते हैं। आप देखिए हिमाचल के लोग ने जाके डीएम कलेक्टर को बोला कि आप हमारा ये सील कर दीजिए, जब निर्णय होगा हमको आप बताइएगा, हम स्वयं तोड़ेंगे। इस तरह के भी मुसलमान हमारे पास है, मेरे पास भी मेरे दोस्त मुसलमान भाई हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे भारतीय मुसलमान भी समझते हैं। उन प्रॉब्लम यही है, रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज जो हमारे भारतीय मुसलमान जो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं और जो भी हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। तो ये हमको समझाना पड़ेगा, ये झूठ का प्रचार रोकना पड़ेगा। आज जो वक्फ बोर्ड जो उसको कोई ज़मीन कोई लेना नहीं चाहता, जिसी ने वक्फ की है वो वक्फ की ज़मीन है। लेकिन बताना चाहूँगा कि हर धर्म को सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं दी, जैसे कब्रस्तान एक व्यवस्था के थ्रू दी गई है। सरकार किसी को ज़मीन देती तो वक्फ तो नहीं होती। वक्फ तो वही दिलीप कुमार जैसे व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति वक्फ की, उसको वक्फ कहा जाता है, वक्फ डीड होती है। लेकिन गुमराह कर रहे हैं सारे आज बड़े बड़े नेता, और ये घटना घड़ाने की कोशिश है। और ये मोदी विरोध में आस्ते आस्ते देश विरोध हो रहा है। इससे भी लोगों को संभलने की बहुत ज़रूरत है। और सच है, सच के साथ खड़ा रहना चाहिए और सच को जानना और लोगों को जनाना भी चाहिए। रामगोपाल जी, जैसे आपने जिक्र किया सर कि रोहिंग्या की बात करें तो रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं, बंगला जो है पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरे देश में घुसपैठिए के तौर पर रह रहे हैं, इसके लिए आप सरकार से क्या अपील करें? नहीं, सरकार तो इस विचारधारा में है, लेकिन ये हमारी जनता जनार्दन हम नागरिकों का दायित्व तो बनता है, दोनों धर्मों का दायित्व तो बनता है कि उनको उनकी जगह दी जाए, उनकी जगह पे उनको पहुंचाया जाए। अब हम हैं, हम किसी भी देश में बिना वीज़ा, बिना इमिग्रेशन परमिशन के जा सकते हैं क्या? तो हमारे देश में क्यों कैसे आ रहे हैं? और यहाँ आधार कार्ड बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, नागरिकता ले रहे हैं। और किसी समय में इंदिरा जी ने भी कहा था कि 1 करोड़ लोग बांग्लादेशी हम वापस करेंगे। ममता बनर्जी ने भी, स्पीकर मनोहर जोशी थे, उनके मुंह पे पेपर फेंके थे कि बांग्लादेशी कैसे आ रहे। आज वही लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। ये क्या है कि ये आज आखिर किसी भी व्यक्ति का आर्थिक बोझ पड़ता है, किस पे पड़ रहा है? देश पे पड़ रहा है, प्रदेश पे पड़ रहा है। नागरिकता आप दे रहे हो, आपके पास कोई धोरण नहीं है, सरकार कुछ अच्छा करना चाह रही तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे। अरे भाई, कोई भी चीज़ का सपोर्ट करो, लेकिन उसको जानो तो खरा कि हमारे हित में क्या है, हमारे अहित में क्या है। वो भी इंसान है, आए रोजगार करे, कमाए जाएं, लेकिन यहाँ हमारे अंश पे, हमारे धरती पर उनका हक कैसे देंगे? आप कितने को देंगे? और किसी आप पूछिए कि आज 57 कंट्रियां हैं, म्यांमार से सीधा भारत बांग्लादेश बीच में है, पाकिस्तान, वहाँ क्यों नहीं जाते? आज ये इजराइल का लफड़ा चल रहा है, इजराइल के चारों तरफ मुस्लिम कंट्रियां हैं, वो फिलिस्तीनियों को क्यों नहीं मदद करती? वो अपने यहाँ क्यों नहीं रोकते? लड़ा जरूर रहे हैं, लेकिन अपने स्टेट में अपनी मदद, अपनी चीज़ें नहीं देना चाहते, अपने यहाँ नहीं रखना चाहते। और भारत ऐसा देश है कि हर धर्म को स्वीकार करता है। सर, जल्दी आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र का जो प्रमुख त्यौहार है, हालांकि ये देश पूरे विदेश तक पहुंच चुका है, गणपति बप्पा का फेस्टिवल चल रहा है, तो बप्पा के भक्तों के लिए, जैसा कि आप भी सर तमाम जो है पंडालों में जाकर दर्शन कर रहे हैं, तो बप्पा के भक्तों के लिए और मुंबई वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बप्पा से क्या? गणपति बप्पा को मैं मोरिया करके नमस्कार करना चाहता हूँ और जनता जनार्दन को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लोकमान्य तिलक जी ने गणपति उत्सव क्यों शुरू किया था, कारण क्या था कि लोग एकत्रित हों, अपनी धर्म और अपने लोगों की बात करें और उसमें शामिल हों। सबसे पहले सोलापुर में 1846 को पहला गणपति आए थे, गणपति का पंडाल लगा था। फिर पूना में लोकमान्य तिलक जी ने इसकी शुरुआत की, तो इसका हेतु था, इसका कुछ कारण था और लोग एकत्रित हों। लेकिन आज के दौर में
अब सारे भक्तों से और सबसे अपील करना चाहूँगा कि सनातन और सनातन पद्धति और सेवन पर थोड़ा सा कंट्रोल करें और उसको संभालने का प्रयास करें। अपने सनातन को माँ और बाप कहकर उसको सम्मान दें। जी धन्यवाद, शुक्रिया राम कुमार पाल जी, हमसे बेबाक बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।